जो तपस्या करता है वो इसलिए तपस्या नहीं, किसी कारण तपस्या नहीं करता है कि मैं वो चाहता हूं या वो चाहता हूं या वो चाहता हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को तपस्या बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो ये तपस्या किसी चाहत में नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो भारत जोड़ने निकले हैं। कांग्रेस इस यात्रा को शुरुआत से ही गैर राजनीतिक बताती आई है और इंदौर में भी राहुल ने यही किया। जाहिर है कांग्रेस सीधे सीधे राजनीति करने की जगह इस यात्रा के जरिए देश प्रदेश की नब्ज टटोलने की कोशिश में है। राहुल गांधी यात्रा को सफल बता रहे हैं। उनका दावा तो ये भी है कि इस यात्रा का स्वागत करने बीजेपी और संघ नेता भी पहुंच रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आज एक आरएसएस के व्यक्ति आए, मुझे उन्होंने कहा मैं आरएसएस का हूं, मैं यहां आपका स्वागत करने आया हूं। मैंने कहा ये राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान भले ही ये कोशिश कर रहे हों कि वो कोई ऐसा बयान ना दे जिससे यात्रा किसी बड़े मुद्दे पर उलझे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो किसी संत की तरह बोले। उनके अंदर का सियासतदान बोल ही जाता है और बीजेपी उनके बयानों को आधार बनाकर हमला बोलने का मौका भी नहीं छोड़ रही। कल तो उन्होंने इंदौर की सभा में जो कहा कि चीन की सेना से ज्यादा खतरा जीएसटी और नोटबंदी कानून को है। दुर्भाग्य है कि आप एक दिन पहले बाबा साहब अंबेडकर के जन्मभूमि पर जाकर और वहां से लौट करके आप आते हैं और भारत के कानून, जो संसद में कानून बनता है, उस कानून का मखौल उड़ाते हैं। देश की राजनीति में यात्राओं का इतिहास काफी लंबा और पुराना है। चाहे बात 1983 की समाजवादी नेता चंद्रशेखर की यात्रा हो या फिर इंदिरा गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजीव गांधी की यात्रा। इन यात्राओं के नतीजे भी क्या रहे, ये भी किसी से छिपे नहीं है। हालांकि राहुल की यात्रा तपस्या है या फिर राजनीति, यह आने वाले वक्त में समीक्षा और विश्लेषण का विषय होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कितनी तपस्या कितनी राजनीति। राहुल गांधी जब ये बात कहते हैं कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है नतीजों में, नतीजे यानी पॉलिटिकल आउटकम, कि इस यात्रा के बाद क्या राजनीतिक नतीजे कांग्रेस के अनुकूल होंगे, जब वो ये बात कहते हैं तो शायद बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता ये भी सोचते होंगे कि सर ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप नतीजों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन राहुल गांधी को जो करीब से जानते हैं वो शुरू से ये बात कहते हैं कि वो एक अलग मोटिव लेकर चलते रहे, लेकिन इस बार उनका मोटिव जिस तरह का है वो बहुत राजनीतिक चतुराई से भरा भी है, क्योंकि ये वो राहुल गांधी नहीं है जो दिल्ली में अपने सरकारी निवास से निकलते थे, हाथ में लैपटॉप और पीछे एक टीम होती थी पूरी, जो इलेक्ट्रॉनिक आधुनिक गैजेट्स लिए होती थी और रिकॉर्ड करती थी सारी चीज़ों का, उनका विश्लेषण करती थी। लेकिन उनको करीब से देखने समझने वाले सीनियर कांग्रेस लीडर्स और यंग कांग्रेस लीडर्स भी कहते थे कि सर आपको भारत समझना पड़ेगा, आप निकलिए। और राहुल गांधी और उनकी टीम ने बहुत चतुराई से इस राजनीतिक यात्रा का स्वरूप अराजनीतिक रखने की कोशिश भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़े हमले या उन्हीं का नाम लेना या केंद्र सरकार की नीतियों की जो वो बातें उठा रहे हैं वो छोड़ते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई एक विषय लेकर चल रहे हैं कि बड़ी ये सरकार ऐसी चल रही है वैसी चल रही है। वजह क्या है? वजह ये है कि देश में जितने भी बड़े मूवमेंट्स हुए हैं, जितनी यात्राएं हुई हैं जिनमें राजनेता भी बड़ी संख्या में या उन्होंने नेतृत्व भी किया है, लेकिन उन्होंने उसका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति कभी नहीं कहा है। चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा हो, उद्देश्य था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, या फिर आप बात कर लीजिए अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, वह आंदोलन था लोकपाल लाएंगे, जो भी तंत्र में गड़बड़ियां हैं उनको हटाएंगे। राहुल गांधी और उनकी टीम ने भी बड़ी चतुराई से इसका मोटिव रखा है भारत जोड़ो, और इस दौरान वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, भारत को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ पिछले राज्यों की तुलना में अधिक सपोर्ट मिल रहा है। ये सपोर्ट मिलेगा तो क्या ये तपस्या में बदलेगा या वोट में बदलेगा, इस पर तो बाद में बात करेंगे जब वोट के भी नतीजे होंगे
और तपस्या के भी नतीजे होंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये राहुल गांधी राजनीति की जो तमाम चीज़ें हैं जिनको आप कहते हैं कि जो रहस्य से भरी हुई गुफाओं में कहीं छिपी रहती हैं, उन गुणों को भी सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आत्मविश्वास का एक चेहरा लेकर सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तब सफल मानी जाती हैं भारतीय राजनीति में जब आप सत्ता रूपी जो फल है उसको आप हासिल करते हैं। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इसके नतीजे क्या 2024 में मिलेंगे या राहुल गांधी 2028-30 और उसके आगे का कोई लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, ये अलग बात है। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहेगी। सवाल नंबर 1, क्या तपस्या कहकर यात्रा को गैर राजनीतिक बताने की कोशिश है? सवाल नंबर 2, क्या राहुल की तपस्या का फल कांग्रेस को मिलेगा? सवाल नंबर 3, क्या यात्रा को लेकर बीजेपी अपनी खास रणनीति पर ही आगे बढ़ रही है? तो ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द ये मसला घूमेगा। और यही वजह है कि आप ये भी देख रहे होंगे कि बीजेपी के पास भी अभी तक राहुल गांधी को घेरने के लिए कोई इस तरह का मसला नहीं है। जीएसटी की बात कर लें, वीडी शर्मा जी ने भी जो बात कही, कोई पॉलिटिकल इशू अभी तक राहुल गांधी देने से बचते रहे हैं। क्या आगे भी बचने में कामयाब होंगे? कहीं पाकिस्तान के तथाकथित नारों की बात है तो कहीं जीएसटी और चीन से तुलना की बात है, लेकिन कोई हार्डकोर पॉलिटिकल इशू नहीं आता कि राहुल ये क्या कह गए प्रधानमंत्री को लेकर, राहुल केंद्रीय गृह मंत्री को लेकर क्या बोल गए, कश्मीर को लेकर ये क्या बोल गए राहुल। ऐसा कोई भी विषय राहुल गांधी और उनकी टीम ने अब तक नहीं दिया है। और इंदौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तो ये स्वर भी सुनाई देता रहा, मोबाइल बंद कर लीजिए, मोबाइल ऑफ कर लीजिए प्लीज़, नो मोबाइल्स, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। यानी ये टीम ये भी समझ गई है कि किस तरह से किन चीज़ों को प्रस्तुत होते हुए आगे बढ़ते हुए देखना है। और मीडिया टीम भी उनकी जिस तरह से आगे बढ़ रही है वो भी एक अंदाज पहले की तुलना में काफ़ी बदला हुआ। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मनोज सैनी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर। बहुत स्वागत है मनोज आपका। हमारे साथ हैं अवनीश बुंदेला जी, युवा नेता, प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत स्वागत है। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रवक्ता, बीजेपी युवा नेता। उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मनोज, सबसे पहला और अहम सवाल यही कि सत्ता को केंद्र में रखकर जिन भी यात्राओं का निर्माण किया गया है उनके स्वरूप को अराजनीतिक रखने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी भी बहुत चतुराई से, इसीलिए आप देखिए कि 120 के करीब इन्वाइटीज़ हैं, वो कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। इनसे नाम मांगे गए कि क्या आप चलेंगे। मीडिया में भी जो रिपोर्ट्स आ रही है तो कहीं कोई दंपत्ति चल रहा है साथ में। तो पूरा इसके स्वरूप को कोशिश की गई है कि एक नॉन पॉलिटिकल स्वरूप रहे, कांग्रेस का पंजा या कांग्रेस का पूरा स्वरूप इस पूरी यात्रा पर हावी न रहे। ना कांग्रेस की उपलब्धियों की बात हो, ना नेहरू जी की बात हो, ना इंदिरा जी की बात हो, बात सिर्फ हो भारत जोड़ो, वो बीच बीच में जो मुद्दे आते रहे। देखिए, वो तो दिखाई भी दे रहा है और वजह साफ नजर आ रही कि जैसा आपने भी कहा कि कहीं कोई कांग्रेस का पंजा या कांग्रेस का निशान वो तो सब दिखाई नहीं देते हैं, वरन तिरंगा हाथ में। और जब तिरंगा हाथ में आ जाता है तो फिर देश की आन बान शान की बात होने लगती है। वो कोई भी कर सकता है, विपक्ष भी कर सकता, पक्ष भी कर सकता, क्योंकि बात देश की है। और जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वो निकले, आप शरद जी देखिए, भी इत्तेफाक ही इसको माना जाएगा कि जब उन्होंने आज तपस्या की बात की तो तपस्या वो कब बोल रहे हैं। आप देखिए किस तरह का मूवमेंट है उनका और किस तरह की तैयारी के साथ राहुल गांधी शायद बढ़ रहे हैं। ये आरोप हमेशा बीजेपी पर लगता रहा कि बीजेपी इवेंट की राजनीति करती, लेकिन राहुल गांधी समझ गए हैं कि अब यदि हमें बढ़ना है तो इवेंट भी देखना पड़ेगा और तपस्या की बात भी करना पड़ेगा। तपस्या जब कर रहे हैं वो, जब उस ओघड़धानी के पास पहुंचने वाले महाकाल, और महाकाल की थोड़ी सी दूरी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां वो ये कहते हैं मैं तो तपस्या करने निकला हूँ। कल जब वो 4 बजे शायद संभावना है कि पहुंचेंगे, तो फिर ये तपस्या क्या उससे जोड़कर कहा गया। समय का बड़ा खेल है राजनीति में और हमें लगता है कि एक अलग राजनीति की तरफ राजनीतिक यात्रा बनाने का पूरा प्रयास है राहुल गांधी का। 2 दिन पहले पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान जिसको लेकर बड़ी चर्चा हुई राजनीति में, लेकिन आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना उसका कोई सवाल था और ना उसका कोई जवाब। यानी बहुत ही चतुराई के साथ मेरी तरफ से, राहुल जी की तरफ से कोई ऐसा मैसेज ना चला जाए, सिर्फ मैसेज ये जाए कि हम सब साथ चल रहे हैं। 120 यदि वो लोग जुड़े हैं तो रोज़ ऐसे सैकड़ों लोग जोड़ने का काम राहुल गांधी करते जा रहे हैं। उसमें 2023 भी हो सकता, 28 भी हो सकता है, लेकिन बड़ी बात मध्य प्रदेश के लिए ये है कि यदि एक यात्रा यहाँ दिखाई दे रही है तो उसमें जो उत्साह है,
खासकर कार्यकर्ताओं के बीच में। आम जनता जब भी आती है तो स्वाभाविक तौर पर एक कार्यकर्ता या एक नेता को मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं जब कोई राजनेता अपनी मीटिंग लेता है और उसमें कहीं थोड़ी सी कुर्सी कम पड़ जाए, खाली पड़ जाए, तो उसका चेहरा वैसा दिखाई देने लगता है। लेकिन इस पूरी यात्रा में, और उन्होंने आज कहा कि जितनी भी यात्रा मध्य प्रदेश के पहले हुई है उससे सबसे बेहतर यात्रा मेरी यहाँ है, जो लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है। लेकिन बीजेपी भी एक बहुत अलग रणनीति के साथ बढ़ रही है। यदि उस तरह के बयान सामने आ रहे हैं तो घेरने का कोशिश, आज भी उनकी एक एक छोटे छोटे बयान निकाले गए। पॉलिटिकल जी, फीडबैक की यात्रा होती है जी। आप चाहे हमने बीजेपी के नेताओं से हमारी बात हो, कांग्रेस के नेताओं से बात हो, हमने ये हमेशा देखा कि आप जब किसी राज्य से, किसी लोकसभा क्षेत्र से, किसी विधानसभा क्षेत्र से गुजरते हैं तो बहुत सारा फीडबैक आपके पास आ ही जाता है। जी जी। क्योंकि जो नेता आते हैं, जो कार्यकर्ता आते हैं, वो फीडबैक से भरे होते हैं और वो बड़े नेता तक पूरी सूचना पहुंचाना चाहते हैं। तो राहुल केरल से लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो उनकी यात्रा है, ये दरअसल फीडबैक की भी यात्रा है कि ये खामियां हैं राहुल जी, इसको दूर करिए, इसको बिल्कुल दूर करिए। ऐसे लोग हैं अभी दिल्ली में, सोनिया जी और आपके आसपास, इनको हटाइए, ये मैसेज बड़ा ख़राब जाता है, इसको हटाइए। और जो चर्चा बहुत है, दाढ़ी भी क्यों है राहुल जी ने? भाई दाढ़ी ऐसा नहीं है कि जब सारी प्रक्रिया चल रही है, फिटनेस है, बढ़िया टी शर्ट है, स्पोर्ट शूज़ हैं, तो दाढ़ी हटाई भी जा सकती थी। लेकिन हर चीज़ तय है इस यात्रा को लेकर, जैसा मनोज ने इशारा किया कि अब चीज़ें बहुत सोच विचार कर की जाती हैं और निश्चित तौर पर इस यात्रा में राहुल और उनकी दाढ़ी की भी चर्चा है। बहरहाल दुर्गेश जी बीजेपी की तरफ से क्या नज़रिया रखते हैं, उनकी पार्टी का विषय नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा बीजेपी के लिए उसकी अभिरुचि का विषय तो निश्चित तौर पर है। क्या कहेंगे दुर्गेश जी? देखिए शरद जी, आपने शुरुआत से यात्रा को लेकर चले तो देश ने देखा कि उनके साथ वो ताकतें साथ में चल रही हैं जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। केरल में उन्हें उन लोगों का साथ मिलता है जो गऊ माता का शीश काटकर चौराहे पे रखते हैं। तमिलनाडु में वो पूनिया जी, जॉर्ज पूनिया जो पादरी हैं, जो वो कहते हैं कि मैं अपने पैर ज़मीन पे इसलिए नहीं रखता हूँ कि उससे मुझे वायरस हो जाते हैं, वायरस आ जाते हैं मेरे अंदर। और जो गुजरात के विकास में हमेशा अवरोध डालती रही मेघा पाटकर जी, उनका ऐसा साथ उनको मिल रहा है। और महाराष्ट्र में वो वीर सावरकर जी का अपमान करने से बाज नहीं आते हैं। और मध्य प्रदेश में तो आपने देख ही लिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उस यात्रा में लग रहे हैं। आज भी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप शरद जी बात कर रहे थे, मनोज जी बात कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने जिस तरह से बहुत ही, मैं तो कहूँगा कि संस्कारों की कहीं कमी दिखी कि कमलनाथ जी जैसे पूर्व मुख्यमंत्री को, जो केंद्र में मंत्री रहे, उनके पिताजी के साथ रहे हैं, उसको कमल कहकर डिनोट करना, मुझे लगता है कि उसको कमल कहकर बुलाना ये निश्चित रूप से मर्यादाओं को तार तार करने जैसा है। और क्योंकि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री संवैधानिक पद होता है और वो किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है, तो निश्चित रूप से यह अपमान पूरे मध्य प्रदेश का है, देश का अपमान उन्होंने करने का काम किया है। कोई भी, आप भी शरद जी जब भी बात करते हैं बहुत पोलाइटली उस चीज़ को आज हम आपसे बहुत उम्र में छोटे होंगे पर उसके बाद भी सम्मान में कहीं कमी नहीं इतना आती। बुजुर्ग भी नहीं हो सर। नहीं जी, मतलब उस चीज में पर आप बुजुर्ग नहीं है पर उसके बाद भी सम्मान मिलता है तो निश्चित रूप से हृदय पुलकित होता है। और अगर उनको उस सभा में उनको उस बात को लेकर कमलनाथ जी को भी अगर इंगित करना था, उनको कोई बात कहनी थी तो कमलनाथ जी कह के भी कह सकते थे। अंकल उनके तो पिताजी के साथ वो कैबिनेट में रहे, अंकल कह के उनको संबोधित करते सकते थे, पर उन्होंने कमल कहकर। और ये कैसी तपस्या है जिसमें संस्कार नहीं है, ये कैसी तपस्या है जिसमें आप अपनी बॉडी फिटनेस को, 1-2 सेकंड में और बात खत्म करूंगा, और बॉडी फिटनेस को लेके कभी आप सेटअप्स लगाते हैं, कभी पुशअप्स करते हैं, आधी आबादी देश की साइकिल पे चलती है। आप साइकिल चला के क्या मैसेज देना चाहते हैं राहुल जी, यह भी जनता को बताइए। और हंटर मारने की क्या वजह थी वो भी देश जानना चाहता है। अवनीश जी, मोटे तौर पर कोई पॉलिटिकल से ज़्यादा निजी तौर पर बीजेपी की आपत्ति है कि संस्कार और मर्यादा विहीन एक बातें नज़र आई हैं, जैसा कमलनाथ जी को लेकर जिक्र किया है। और दूसरी बात उनका कहना है कि कोई मुद्दा आधारित एजेंडा अभी तक नज़र नहीं आया है। साइकिल चला रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं, सिटअप्स कर रहे हैं, बच्चों को लेके चल रहे हैं। जी क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, यात्रा तपस्या तो है, भाजपा के पेट में तो दर्द होगा वो तो हम जानते हैं, हमें इसके बारे में परवाह भी नहीं करनी। अगर हम बात करें रास्ते में आपने ऐसे कई सीन देखे, कई फ़ोटो देखे होंगे जहाँ एक बुज़ुर्ग महिला
को संभालते हुए दिखे, बुजुर्ग पुरुष को संभालते हुए, किसी बच्चे को गोद में टांगते हुए दिखे। तो ये देखिए एक इतने बड़े जब पड़ाव पे आप चलते हैं, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा मध्य प्रदेश तक राहुल जी चल चुके थे। और शरद जी मैं खुद कल लौट कर आया हूँ, इस यात्रा में 5 दिन रहा शरद जी। कुछ ऐसे कुछ कारण थे, मतलब मुझे जिम्मेदारी जो दी थी उसके बावजूद मैं 4 दिन यात्रा में चला और 4 दिन में लगभग 48 किलोमीटर चला शरद जी। और ये तपस्या इसलिए है कि ऐसे नहीं कि आप उठे और चल दिए, क्योंकि जो भी पॉइंट होता था वो शहर से लगभग बाहर होता था शरद। जो 6 बजे यात्रा दौड़ स्टार्ट हो जाती थी, मतलब हमको 4 बजे उठना पड़ता था, नहा धोकर तैयार होकर वहाँ 6 बजे पहुँचना पड़ता था, तब यात्रा शुरू होती थी। तो इतना आसान नहीं है। और दिन में जो स्टे होता था वो कैंपों में होता था, नीचे लोग विश्राम करते थे। तो तपस्या है, तभी मैं कह रहा हूँ ये जो राहुल जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। और सर जी सबसे बड़ी बात आप देखें, जो बात चल रही है जीएसटी की, या जो बीडी शर्मा जी कहते चाइना सेना की, देखिए इसका आप कारण समझें। उन्होंने एक उदाहरण कोट किया है कि जितना नुकसान जीएसटी और नोटबंदी ने देश का किया है, चाइना की सेना ने भी नहीं किया है। उसका कारण आप समझे सर जी, जब नोटबंदी हुई तो ऑन रिकॉर्ड है कि 140 से ज़्यादा लोग लाइन में लगने से मर गए, जो अपने नोट निकालने गए थे या जमा करने गए थे। मतलब वो गृहिणी जो कहा जाता भारत के डीएनए में, जो जीएसटी में शरद जी, कि हर गृहिणी, हर पत्नी अपने पति की जेब काट कर कुछ पैसा जमा करती है, और ये कहा जाता है कोई बुराई भी नहीं है। उनको मोदी जी ने चोर घोषित कर दिया, कहा कि जाओ बैंकों में जमा करके आओ। और जहाँ तक जीएसटी की बात है शरद जी, आप याद होगा जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण 1 लाख से ज़्यादा ऑन रिकॉर्ड है छोटे बड़े लघु उद्योग बंद हुए हैं, जिसमें करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं, कई युवाओं ने आत्महत्या की है। तो ये कारण है, ये इसका थोड़ा समझें। लेकिन भाजपा को मुझे लगता है चश्मा दूसरा है, तो वो नहीं समझ पाएंगे। उनका चश्मा सिर्फ राजनीतिक क्यों है यात्रा? आप क्या सर जब देखिए, नॉन पॉलिटिकल, ये पहले दिन से कहा गया है, और राहुल जी ने स्पष्ट कहा है कि राजनीतिक यात्रा नहीं है। इसका कहीं हम ये नहीं मानते कि कितना हमको फायदा होगा, नहीं होगा सर जी। उसका कारण है कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं, राहुल जी भी स्वीकार करते हैं कि 2013-14 के बाद देश की राजनीति जिस ओर करवट ली है, बेसिकली अब आपको जनता को जगाना होगा, एक अलग जगानी होगी, आपको अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, क्योंकि ये इससे आप पूरा देखें सर जी, हमारा कैडर मजबूत हो रहा है। मतलब अब क्या है, जनता से अगर हम बात करते हैं कि साहब 65 रुपए के पेट्रोल पे आप हमको गाली देते थे, 125 पे आप खुश क्यों? तो बोलते हैं वो हिंदू मुस्लिम है, वो पाकिस्तान है। ये जो कारण आ रहे हैं दुर्गा जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, मनोज जी की तरफ। देखिए शरद जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम अपने कैडर को मजबूत करने के लिए निकले हैं, और सब राजनीतिक बातें तो की जा रही हैं। यात्रा सत्ता प्राप्ति की ओर तो निकल रही है। सब बातें जो भी राहुल जी रख रहे हैं वो इन केन प्रकरण उनको सब 2014 के बाद से देश में लगा। तो आप सब क्या वाकई तपस्या ही मान रहे थे यात्रा? नहीं, हम तो मान ही नहीं रहे थे, पर ये भी कह रहे हैं तपस्या तो आज का विषय है वो उस चीज का, पर कहीं कोई तपस्या नहीं है। सत्ता प्राप्ति की ओर यात्रा बढ़ रही है, और सत्ता प्राप्ति कैसे की जाए, कैसे विषय रखे जाए, ये सब चीजें सोच समझ कर की जा रही है। पर राहुल जी को परिपक्व होना पड़ेगा, क्योंकि अजीत कुरैशी जी के आज भी मुझे वो शब्द याद आते हैं कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व अपरिपक्व और असफल हाथों में। स्पष्ट तौर पे कह दूं, ये जो यात्रा है गैर राजनीतिक है। आप भाजपा इसका कुछ भी मतलब निकाले, देखिए। और सबसे बड़ी बात आप सर जी एक बात देखें, पहले दिन से आप देखिए जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे, हमने उस पर एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि ये ट्वीट किया उसको, फिर आप ही एफआईआर दर्ज कराएंगे। आज का विषय यही इसी को जनता गलत मानती है। मनोज जी मुझे ये समझाइए कि राहुल गांधी जिस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस यात्रा में वो सब कुछ है जिसका आपने जिक्र किया, जो एक यात्रा को कंप्लीट बनाने की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। इसमें राहुल गांधी, माफ़ कीजिएगा, मैं देखिए ये हमारा धर्म भी है कि आप देखते हैं कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और जो समीक्षक हैं वो ये भी मानते हैं कि ये 10 साल पहले अगर ये यात्रा राहुल कर लेते तो कांग्रेस को अब तक नतीजे भी बेहतर मिलने शायद आरंभ हो गए होते, निश्चित तौर पर। क्योंकि आप जब ज़मीन पे आते हो, ज़मीन से आके लोगों से जुड़ते हो, उस भारत को देखते हो जिस भारत में किसान हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं। और अब तक ये राहुल गांधी जी के लिए चुनौती भी रहा ये भारत, क्योंकि उनकी जो परिस्थितियां रहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, उन्होंने रुचि नहीं ली। उनके आसपास का जो परिवेश परिस्थिति जन्य बनता चला गया वो नहीं देख पाए। लेकिन अब इस भारत को जो देख रहे हैं, क्या आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ दिख रही है कि वो एक राजनीति के तमाम पहलुओं को भी समझ रहे हैं? जैसा उन्होंने आज भी एक पत्रकार से कहा, जब उन्होंने पूछा कि मेरा छोटा सवाल है, वो एक राजनीतिक, मध्य प्रदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ा सवाल था, तो उन्होंने कहा मुझे लग रहा है ये छोटा सवाल है आपका, आप इसको छोटा सवाल मानते हैं? जी
उन्होंने हाँ आगे ये भी कहा कि वो उनसे पूछ लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए और यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष से पूछिए। लेकिन निश्चित रूप से राहुल गांधी जो हमेशा उन पर एक आरोप लगता रहा कि वो परिपक्व नेता नहीं है, जैसे अभी दुर्गेश जी भी कह रहे थे, पर वो ये मैसेज देने का प्रयास जरूर उन्होंने किया। और देखिए शरद जी, समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, ये तो कहा गया है। ये हम सब कह सकते हैं कि 10 साल पहले शुरू किया जा सकता था, लेकिन हो सकता है ये भी एक रणनीति का हिस्सा राहुल गांधी का रहा हो, क्योंकि कोई जानकार जो बताते हैं, जिनसे हमारी चर्चा होती, कि राहुल गांधी बड़े सनी धीरे धीरे बढ़ना चाह रहे थे और वो देखना भी चाह रहे थे वो कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस जिसमें मोतीलाल वोरा और तमाम तरह के लोग जो रहे हैं, जिन्होंने अहमद पटेल साहब रहे, जिन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया, लेकिन वो एक नई कांग्रेस को खड़ा करना चाहते। और तपस्या का मतलब ये नहीं होता कि आप जाकर कहीं जाइए और आसन लगा लीजिए या भगवान का ध्यान करिए, वो एक अलग तपस्या है। लेकिन ये भी तपस्या, जब आप कठिन परिश्रम करते हैं तो कठिन परिश्रम किसी भी जगह हो, मैं भी करूंगा तो मुझे उसका लाभ मिलेगा, आप भी करेंगे या कांग्रेस या बीजेपी जो भी कठिन परिश्रम करेगी। मोदी की तपस्या को भी हम नहीं भूल सकते, वो भी एक कठिन परिश्रम किया और इसीलिए एक अलग तरह के नेता बनकर उभरे हैं राहुल गांधी, और शायद उसी दिशा में वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं जो आप कह रहे हैं। चलिए, राहुल गांधी निश्चित तौर पर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, वो तरीका कहाँ तक पहुँचेगा, चुनावी राजनीति में ये तपस्या सत्ता के लिए है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सत्ता तक पहुंचने का रास्ता भारत को समझने से गुजरता है। ये बात कभी गांधी जी के गुरु गोखले जी ने उनसे कही थी, जब गांधी जी के बारे में उन्हें पता चला कि वो भारत के लिए और स्वाधीनता संघर्ष में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा भारत को समझो, और वो भी समझने के लिए चतुर्थ श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का टिकट लेके बैठना ट्रेन में। तब जिस पसीने की गहरी जो जहाँ महक होती है, जहाँ पर वो भारतीय बैठते हैं जिनके लिए रोजी रोटी का संघर्ष है, गांधी ने वहाँ से संघर्ष शुरू किया। इस यात्रा से अगर आप और हम ये भी समझ रहे हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी बदल जाएगा, तो शायद हम गलत समझ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी बदल सकते हैं इस यात्रा से, उनकी सोच, उनकी दृष्टि बदल सकती है। लेकिन बीते अनिश्चय अनिर्णय की जिस स्थिति से कांग्रेस बीते करीब 10 सालों से गुजरी है, खासतौर से यूपीए से हटने के बाद, आप कह सकते हैं 2014 के बाद, ये 10 साल कांग्रेस के संगठन के लिए भी अनिश्चितता और अनिर्णय के साल रहे हैं। तो कांग्रेस की पूरी टीम को गतिमान होना होगा। सिर्फ राहुल गांधी के बदलने से ये परिवर्तन घट जाएगा ऐसा नहीं है। जिस तरह बीजेपी को फायदा मिलता है कि एक डायनामिक लीडर आते हैं मोदी जी, तो उनको मिलती है एक डायनामिक टीम बीजेपी की, जो उनके लक्ष्य को पहुंचाने के लिए पूरी ताकत से तैयार रहती है। कांग्रेस के लिए चुनौती ये बड़ी है कि राहुल गांधी अगर एक डायनामिक अप्रोच के सामने आते हैं, तो कांग्रेस भी क्या एम्बेसडर से निकलकर मर्सिडीज या रेंज रोवर में उस एरा में पहुंच गई है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस जो चल रही है इस समय, आगे दौड़ लगाए, इसके लिए उसको भी शुभकामना है और बीजेपी को भी ढेरों शुभकामनाएं हैं, क्योंकि लोकतंत्र के ये दोनों पहिए जितने ताकतवर होंगे, भारत का लोकतंत्र उतना गतिमान होकर विकास और श्रेष्ठता और सफलता के शिखर की तरफ बढ़ चलेगा। बहुत शुक्रिया अवनीश जी, बहुत शुक्रिया करता हूँ डॉक्टर केसवानी साहब, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, रेल वाली राजनीति। मेरी आंखें शायद, ये बुजुर्ग तो नहीं हो गया हूं मैं जी, रेल वाली राजनीति। सर प्रणाम, नमस्ते सर।